देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ तिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं खबरों के साथ और बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग में चयनित एलटी अभ्यर्थियों और सचिवालय सेवा के चयनित समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। तो वहीं इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, सांसद महेंद्र भट्ट और विधायक विनोद चमोली भी मौजूद रहे। इस अवसर पर 1347 एलटी अभ्यर्थियों और 109 सचिवालय संवर्ग पदों पर नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस दौरान सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने 4 वर्षों में 26,000 से ज्यादा नियुक्तियां देकर इतिहास रच दिया है और सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं भी इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी। देखिए, हमारा संकल्प है कि हम युवाओं को लगातार अनवरत रूप से जितने भी हमारे पद खाली हैं उन पदों की भर्ती प्रक्रियाओं को लगातार करते रहेंगे। लगातार एक जो कैलेंडर बना हुआ है वो कैलेंडर के अनुसार सारी भर्ती परीक्षाएं होंगी और नियुक्ति पत्र वितरण समारोह ये हमारे इस बात के उदाहरण है कि पारदर्शी तरीके से नौकरियां लगातार हमारे युवाओं को, नौजवानों को मिल रही हैं। अभी तक ये आंकड़ा 25,000 का था, आज लगभग 1,500 इसमें और ऐड हो गए हैं। अभी 26,500 का यह आंकड़ा पहुंच गया है। आगे का भी जो कैलेंडर आयोग के द्वारा जारी किया गया है, जो भी आगे के कार्यक्रम रखे गए हैं वो पूरी तरह से तय समय सीमा पर होंगे और भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शी हो, उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई गुंजाइश न रहे, उसके लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। मैं सभी युवाओं से भी कहना चाहता हूँ कि वो भर्ती परीक्षाओं की तैयारियां करें, खूब मन लगाकर पढ़ें, अपना परिश्रम करें। उनकी प्रतिभा, क्षमता, योग्यता के साथ हम हमेशा न्याय के लिए जो रास्ते हैं उस रास्ते पर हम आगे बढ़ेंगे। और वहीं आपको बता दें कि हल्द्वानी शहर में आज से सिटी बस सेवा की शुरुआत हो गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्किट हाउस से बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फिलहाल 3 रूटों पर कुल 6 सिटी बसें चलाई जा रही हैं। ये पहल शहर में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने और आम जनता को सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। इसी को लेकर आरटीओ गुरुदेव सिंह ने बताया कि बसें सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक चलेंगी, जबकि इनका किराया 9 से शुरू होकर अधिकतम 45 तक रहेगा। ये सिटी बस के संचालन से शहर वासियों को एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए उनका आवागमन बहुत आसान होगा, सुविधा होगी और अनावश्यक जो गाड़ियों का इंतजार, इसमें तमाम प्रकार की चीज़ें, उससे बचत होगी। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि ये संचालन आज जो प्रारंभ हुआ है ये अनवरत रूप से जारी रहे। मार्च में आरटीए की मीटिंग के द्वारा 6 मार्ग पर सिटी बस संचालन कराने की अनुमोदन प्राप्त हुआ था, जिसके क्रम में 3 मार्गों पर आज सिटी बस सेवा का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुभारंभ किया गया है। इससे जनता को सस्ती सुलभ यातायात व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी और लोगों को राहत मिलेगी। सर, हल्द्वानी का जिस तरीके से रूट प्लान है, क्योंकि हल्द्वानी शहर वैसे ही जाम से त्रस्त है, तो ऐसे में सिटी बसों की विजिबिलिटी चेक की गई है, कैसे चल पाएंगी? सिटी बसों की यहाँ मांग की जाती रही है और वर्तमान समय में मार्गों की स्थिति में सुधार हुआ है और यातायात व्यवस्था भी ठीक हुई है, जिसके क्रम में यह व्यवस्था सुचारू की गई। तो वहीं काशीपुर में हिंसा के बाद धारा 163 लागू होने से प्रभावित लोगों की नाराजगी बढ़ गई है। तो वहीं कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर सख्ती का आरोप लगाते हुए तुरंत धारा हटाने की मांग की है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेताओं ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि निर्दोष जनता की आजीविका बाधित रही तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसके बाद कांग्रेस ने असली दोषियों को सजा देने की भी अपील की है। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल, जैसे हमारे महानगर अध्यक्ष जी ने बताया, हम लोग एसडीएम साहब से मिलने गए थे और हमारी उनसे मांग थी कि धारा 163 जो कम से कम आज से 25 दिन पहले यहाँ पर एक लोकल एक विवाद के बाद लगी, तो उस धारा 163 को लगे हुए अब काफी समय हो गया है और कोई कारण हम लोगों को नजर नहीं आता। आज यहाँ पर सारी शांति व्यवस्था बनी हुई है और
163 के बाद शाम को 7 बजे से सब लोगों को यहाँ पर असुविधा हो रही है। लोगों का मेडिकल रिलेटेड दवाई से संबंधित काम होता है। हमने ये भी बात रखी कि भाई ये त्योहारों का सीजन है और हर वर्ग के लोग दिवाली जैसे बड़े त्योहार में शिरकत करते हैं, कुछ व्यापारिक रूप से करते हैं और उन लोगों को अपने सारे काम धाम छोड़ के 7 बजे से पहले घर आना होता है, जो कि उचित नहीं है। लालढांग कोटवार चिल्लर मोटर मार्ग को लेकर कांग्रेस अब सड़क पर उतर आई है। आपको बता दें कि लालढांग में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और विधायक अनुपमा रावत ने धरना देकर इस सड़क के निर्माण की मांग उठाई, जिसके बाद हरीश रावत ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार सिर्फ इसीलिए सड़क नहीं बना रही ताकि श्रेय कांग्रेस को न मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम रहते हुए उन्होंने 7 करोड़ रुपए जारी कर काम शुरू कराया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने रोक दिया। केवल इस सड़क से इतना बड़ा अंतर यहाँ के लोगों के जीवन में आ रहा है। पर्यटन ये कॉर्बेट के लिए एक सबसे सेफ और सबसे मोस्ट वांटेड एरिया। गंगा में स्नान करो, हरिद्वार या लालढांग में यहाँ होम स्टेज बनेंगे, वो बनेंगे, उनमें रहो और जो है जंगल सफारी का आनंद लो। ये जो है तो ये बहुत सोच विचार करके हमने ये काम किया। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की कि जो भी लोग कोटवार के अंदर बड़े बड़े नाम आए, उन्होंने इस सड़क को उलझा दिया। सुरेंद्र सिंह नेगी से श्रेय छीनने के चक्कर में पूरी रोड का तबादला कर दिया। तो ये अब मैं अनुपमा को बहुत और यहाँ के लोगों को गुरजीत आज सबको बहुत बधाई देता हूँ कि इन लोगों ने इस सड़क के लिए संघर्ष की आवाज उठाई और ये मेरी मेहनत, मेरी सोच के लिए इनकी सबसे बड़ा मूल्य है इस बात का कि इन्होंने जो है इसके लिए आवाज उठाई, यहाँ धरना देने का काम किया। देखिए, वर्षों से ये मार्ग जो है बाधित किया जा रहा है और खास तौर पे भाजपा के शासन में, जैसा कि आपसे पूर्व वक्ताओं ने बताया और आप सबको भी अवगत है कि माननीय श्री हरीश रावत जी ने जब मुख्यमंत्री थे तो कितना पैसा इसके लिए पास करवाया लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग के लिए। और ये मार्ग जो है सिर्फ एक मार्ग नहीं है, ये एक तरीके से लाइफलाइन है इस क्षेत्र के लिए। कितना विकास की दृष्टि से ये बैकवर्ड क्षेत्र है, तो यहाँ पर इस मार्ग का बनना बहुत आवश्यक है और जनता में बहुत रोष है। और मैं प्रतिनिधि हूँ तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं जनता की आवाज के साथ अपनी आवाज को जोड़ूं और आज इसी को लेकर क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर हमने यहाँ आज हमने धरना दिया। इससे पहले हमने कैंडल मार्च भी यहाँ निकाला था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर भी भेजा, 2023 में भी मैंने लेटर भेजा और उसके बाद आप देखिएगा माननीय वन मंत्री जी ने इसका फिर कहा था कि दोबारा मार्च शुरू हो गया। 1-2 दिन शुरू करते हैं, जनता की भावनाओं के साथ राज्य सरकार खेलती है, उसके बाद इसका कोई भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं करती है। तो अब हमें इसका एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके लिए टाइम लेंगे और वो जो कहते हैं कि कोर्ट में लंबित है, सब जुडिशियल से मान लिया, लेकिन तो आप उसके लिए कोई व्यक्ति नियुक्त कीजिए और जनता के जन भावनाओं से रिलेटेड ये है, इसमें सरकार को पहल करनी चाहिए और इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम नितिन गडकरी साहब से भी इस सिलसिले में मिलेंगे। मैं समझता हूं कि देश आजादी के बाद लालढांग के हिस्से में अगर कोई चीज आई है तो मजबूती के साथ वो संघर्ष आया है और लालढांग संघर्ष का प्रतीक रहा है और हम चिल्लरखाल रोड मार्ग को लेकर के लगातार संघर्षरत है और ये संघर्ष अब ये क्रांति का रूप ले चुका है और ये चिंगारी का है और चिंगारी कब अंगारा बन के फूटेगी इसके लिए सरकार तय और वेट करे और देखे। जनता में बहुत भारी उबाल है। ये हम अपनी बात को कहते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात को ही बड़ा कर देता हूँ कि 4 साल के बाद ही कांग्रेस को याद आता है। सरकार उत्तराखंड से 2017 में कांग्रेस की विपक्ष में है और 2027 आने वाला 10 साल से भारतीय जनता पार्टी है। तो क्या 10 साल से चिल्लरखाल रोड मार्ग क्या भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं दिया? जिस क्षेत्र में आप खड़े और ये जहां धरना आज ये आयोजित किया गया है, ये पौड़ी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और पौड़ी लोकसभा से अनिल बलूनी जी सांसद हैं जो आए दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी को हिलाते रहते हैं और देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी के बड़े शिल्प सलाहकार माने जाते हैं। जैसा कि आपके मीडिया जगत के लोगों से ही जानकारी मिलती है कि अनिल बलूनी जी बहुत मजबूती से आवाज उठाते हैं। मैं तो अनिल बलूनी जी से कहना चाहूंगा कि अगर आप इस अपने कार्यकाल में इस रोड को स्वीकृत कराएं, हम आपका खुले दिल से आभार प्रकट करेंगे और कांग्रेस के लोग जितने भी होंगे सारे आपका स्वागत करेंगे। लेकिन ये सड़क लालडांग की लाइफलाइन है, जिससे लाखों लोगों का रोजगार आवागमन जुड़ा हुआ है और हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां इस चीज से पीड़ित होती आई हैं। अब आगे यह बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरिद्वार में परिवहन विभाग की अनोखी पहल के तहत सिडकुल क्षेत्र में हेलमेट जागरूकता अभियान आयोजित किया गया, जिसमें सहायक परिवहन अधिकारी नेहा झा ने बताया कि बिना हेलमेट के 100 वाहनों का चालान किया गया, जबकि 15 वाहनों को सीज किया गया है। इसी कड़ी में हेलमेट पहनने वाले वाहन चालकों को फूल और चॉकलेट देकर प्रोत्साहित किया गया है। ये भी बता दें कि ये अभियान सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए चलाया गया। अनूठी पहल देखने को मिली है। आपको बता दें 100 से ज़्यादा वाहनों को चालान किया गया है जिनके पास हेलमेट नहीं था। वहीं 15 ऐसे वाहन सीज किए गए हैं जो बगैर हेलमेट के पाए गए और जो अपना लाइसेंस नहीं दिखा पाए। और अनूठी पहल ये भी रही हरिद्वार परिवहन विभाग के द्वारा, जिन लोगों ने हेलमेट लगा रखा था उनको फूल व चॉकलेट देकर प्रोत्साहित भी किया गया है। मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त सहायक परिवहन अधिकारी नेहा झा जी मौजूद हैं। मैडम, क्या आज पूरा कार्यक्रम रहा है? चूँकि जिलाधिकारी महोदय का जो पूर्ण फोकस है हेलमेट के प्रति है। हेलमेट एक छोटी सी चीज़ है जो एक्सीडेंट में एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जो भी हम एक्सीडेंट्स का एनालिसिस करते हैं उसमें प्रायः देखा गया है हेलमेट ना पहनने के कारण मृत्यु दर बहुत बढ़ जाती है। तो हम लोगों का ये फोकस रहता है कि जो हेलमेट ना पहनने वाले चालक हैं उन पर कठोर से कठोर कार्यवाही करेंगे। मैम, क्या आने वाले समय में भी इस प्रकार की जो कार्यवाही लगातार ताबड़तोड़ आप लोग कर रहे हैं, कि आने वाले समय में भी इस प्रकार की कार्यवाही हम लोग और देखने को मिलेगी हरिद्वार में? जी बिल्कुल, हमारा हेलमेट पे पूर्ण फोकस है और इस पर कठोरतम कार्यवाही की जाएगी। अभी इसी क्रम में हमने पेट्रोल पंप पर भी एक अभियान शुरुआत किया था, जिसके अंतर्गत था कि नो हेलमेट नो फ्यूल। मतलब अगर आप हेलमेट नहीं लगाएं तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। ये भी इसी क्रम में है कि लोग एटलीस्ट जागरूक हो, वो हेलमेट लगाएं, वो इस चीज़ को समझें कि जो हेलमेट है वो उनके जीवन को सुरक्षा देगा। प्रवर्तन कार्यवाही से बचने के लिए हेलमेट लगाना एक बार को ठीक है, बट खुद उनके मन में ये आना चाहिए कि हमें अपनी जान, अपने परिवार की जान बचानी चाहिए। तो ये थी हमारे साथ सहायक परिवहन अधिकारी नेहा झा एक्सक्लूसिव हमारे साथ बातचीत में जुड़ी हुई थी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि हरिद्वार में आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेंगी। अपने सहयोगी के साथ मैं हर्ष सैनी, जनता टीवी हरिद्वार। और वहीं आपको बता दें कि देहरादून के कुम्हार मंडी में दीपावली की तैयारियां जोरों पर हैं। स्थानीय कुम्हार मिट्टी के रंग बिरंगे दिए, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां और करवे बनाने में व्यस्त हैं। हालांकि भारी बारिश और मिट्टी की कमी चुनौती बन रही है। इसी को लेकर लोग स्थानीय स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जबकि अन्य राज्यों से भी दिए मंगाए जा रहे हैं। लेकिन कुम्हार मंडी की मिट्टी की वस्तुएं अभी भी सबसे अधिक पसंद की जा रही हैं। निश्चित रूप से दीपावली का त्योहार है और दीपावली के त्योहार पे जो हम लोग अपने घर को जो है रोशन करने का काम करते हैं। लेकिन मेरा ये अपने प्रदेश की जनता से भी जो है ये आग्रह है कि आप मिट्टी से बने हुए दिए आदि जो है आप लोग खरीदने का काम करें, क्योंकि इको फ्रेंडली भी है, ये पर्यावरण मित्र भी है। क्योंकि मिट्टी से बनी हुई चीज जो है मिट्टी में ही मिल जाती है, ये कहीं भी ऐसा नहीं इसको डिस्पोज करने के लिए कोई विशेष आवश्यकता पड़ती है। और जहां तक बात है हमारे इन कुम्हार भाइयों की, तो एक कुम्हार जो है बहुत मेहनत के साथ जो है एक मिट्टी का दिया बनाता है। पहले वो मिट्टी आती है, फिर उसको रौंदी जाती है, फिर चाक पे चलाया जाता है, फिर उसका दिया तैयार किया जाता है, फिर उसको 2-3 दिन सुखाने में लगता है, फिर उसके बाद उसको पकाने में, जो भट्टी में डाल के लोग पकाते हैं उसमें लगता है। तो एक दिया बनाने के लिए भी जो है उनको लगभग 5 से 6 दिन लग जाते हैं और दिए का मूल्य भी कोई बहुत ज्यादा वो लोग नहीं लेते हैं। तो मेरा ये आपसे आग्रह कि आप इस मिट्टी से बने हुए दिए आदि सब खरीदे, चाइनीज चीजों का, बाहरी चीजों का बहिष्कार करें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी का नारा दे रहे हैं। मिट्टी के दिए सबसे ज्यादा डिमांड हो रही है। मूर्तियों की, लक्ष्मी जी गणेश जी की डिमांड हो रही है, उनके पूजन के लिए जाते हैं ना, ये इसलिए इनकी डिमांड ज्यादा है। मंदिर प्राइस अभी पिछले साल वाला था, कोई बढ़ोतरी नहीं, कुछ नहीं, चल रहा है। और यहाँ पे सब आती है मूर्तियाँ बाहर से, कलकत्ता, आगरा, मेरठ, लखनऊ, सब तरह की मूर्तियाँ होती है, देहरादून, सब तरह के दिए, फैंसी दिए, सब ऐसे मंदिर वगैरह सब। तो थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है।
बाहर से सामान ला रहे, देखो जरा कितना नुकसान हो गया। मट्टी अच्छी नहीं है, ना मट्टी मिल रही है, क्या कर सकते हैं भाई। जितना थोड़ा बहुत है यही कर लेते हैं, जितना मिलता, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। मिट्टी नहीं, मिट्टी की वजह से तो सारी बात ही है। मैं ये बोलना चाहूंगी कि मिट्टी के जो बर्तन हैं वो हमारा दुर्भाग्य है कि हम इसको छोड़ के और एल्यूमिनियम की तरफ जा रहे हैं, जिससे कि हमें खुद पता है कि ये एक बहुत बड़ा रीजन है बीमारियों का। इससे कैंसर की बीमारियां और ऐसी ऐसी बीमारियां जिनके नए नए नाम जो हमने सुने भी नहीं है वो भी आ रहे हैं सामने। तो हमें जो है मिट्टी के बर्तनों का यूज करना चाहिए। और अभी तो ठीक है, मिट्टी के बर्तन हमें उपलब्ध भी हो जाते हैं मार्केट में, तो हमें इसका यूज करना चाहिए। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बोर्ड की परीक्षा 21 सितंबर को हुई थी। वहीं 21 सितंबर को परीक्षा के दौरान ही धांधली पाई गई, यानी कि पेपर लीक होने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर विद्यार्थियों ने परेड ग्राउंड के सामने प्रदर्शन किया। और प्रदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे, जहां पर विद्यार्थियों ने उनसे दो प्रमुख मांगे रखी। पहला, सीबीआई जांच होनी चाहिए और दूसरी मांग उन्होंने पेपर को निरस्त करने की बात कही थी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष के रूप में यूसी ध्यानी को की सदस्यता में यह गठन किया गया था। वहीं यूसी ध्यानी ने आज अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से परीक्षा को रद्द कर दिया। यानी कि परीक्षा को रद्द करने के बाद अब लगभग 3 महीने बाद ही परीक्षा की नवीन डेट आएगी कि परीक्षा कब ली जा सकती है। लेकिन इस बीच यदि बात करें तो प्रदेश में अनेकों भूचाल आए। कई बार लोग, विधायक जो है वो जाकर के मुख्यमंत्री से, पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात उन्होंने की। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कल महज एक दिन पहले सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसे भाजपा के कुछ विधायकों ने मुलाकात की और इस पेपर निरस्त करने की ही बात कही थी। उसके एक ही दिन बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा आज पेपर को निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। और रद्द करने के बाद नए डेट देने की भी बात अभी सामने नहीं आई है। लेकिन फिलहाल विद्यार्थियों का जो कहना था, उनकी मांगों को मान लिया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के ऐसे मुखिया हैं जो धरना स्थल पर खुद जाते हैं और वहां जाकर विद्यार्थियों की समस्याओं को सुनते हैं और उससे अवगत होते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था, जब मुख्यमंत्री जब वहां पर गए थे धरना स्थल पर, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि कमेटी जो रिपोर्ट देगी, इस रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार कुछ फैसला लेती है। और सरकार ने यह फैसला ले लिया है। फिलहाल अभ्यर्थियों के द्वारा जो प्रमुख मांगे थी उसको पूरी कर ली गई है। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। और इधर आपको बता दें कि हरिद्वार में संत समाज ने धर्मांतरण कानून और वक्फ संशोधन के मुद्दे पर गंभीर चिंता जताते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन डीएम मयूर दीक्षित को सौंपा। तो वहीं संतों ने कहा कि इन मुद्दों पर हो रही हलचल देश के सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा है। साथ ही महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज ने मुस्लिम संगठनों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले आंदोलन की घोषणा को चिंताजनक बताया। से ये ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित धर्म स्वतंत्र विधेयक जो पास हुआ है वह अनवरत चलता रहे। और जिस प्रकार से विभिन्न मुस्लिम संगठनों के द्वारा धर्म स्वतंत्र विधेयक को एक पीआईएल फाइल कर उस रिट को खारिज करने की मांग की गई है, ये हम मांग करते हैं कि ये धर्म स्वतंत्र विधेयक अनिश्चित रूप से चलता रहे, जिससे समाज में समन्वय रहे, सामंजस्य रहे और किसी प्रकार का सामाजिक उन्माद ना हो, दंगे ना हो, ये मांग करते हैं। सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार जो सरकारी संपत्तियों पर दंगे के बावजूद उसका नुकसान होता है वो नुकसान ना हो, इसके लिए सरकार और सरकारी मशीनरी एक तरह से उन पर निगरानी रखे और देश में कोई भी ऐसी समस्या निर्माण ना हो जिस प्रकार से बरेली या हल्द्वानी जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। देखिए, आज हमारे हरिद्वार के साधु संत समाज उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा जो धर्मांतरण कानून और वक्फ संशोधन कानून, इसके क्रम में जो भी अभी विधिक कार्रवाई चल रही है उसके क्रम में इन्होंने अपना पक्ष रखा है। और ये जैसा उन्होंने बताया कि ये ऐसा ज्ञापन अन्य जनपदों में, अन्य राज्यों में भी दिया जा रहा है। तो इस क्रम में आज सभी साधु संत समाज हरिद्वार के यहाँ पर आए। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार से आ रही एक बड़ी जानकारी के साथ बता दें, पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। कनखल थाना अध्यक्ष रविंद्र शाह लाइन हाजिर हुए हैं।
बड़ी जानकारी, मनोहर रावत को नया थाना अध्यक्ष बनाया गया है। सत्येंद्र भंडारी कनखल के एसएसआई नियुक्त हुए हैं, तो वहीं रोहित कुमार लखनौता चौकी प्रभारी बनाए गए हैं। बहादुर दत्त बिजलवान को खड़खड़ी चौकी प्रभारी बनाया गया है। पुनीत दसौनी को फिर से भगवानपुर थाना भेजा गया है। लापरवाही के चलते कई अधिकारी लाइन हाजिर हुए हैं और प्रशासन की कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप है। और हरिद्वार से आ रही एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं, जहां पर पुलिस ने बच्चा चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मां के बगल से 3 महीने का बच्चा चोरी कर ये चोर भाग गए थे, जिस बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। 4,09,000 में ये सौदा हुआ था और आधा दर्जन आरोपी धर दबोचे हैं। पुलिस ने 1 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। शादी के 10 साल बाद बच्चा न होने पर सौदा किया था। एसएसपी डोभाल ने आम जन से सतर्क रहने की अपील इस केस के बाद से की है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, पुलिस ने भंडाफोड़ किया है बच्चों को चुराने वाले गिरोह का, और ये बड़ी सफलता है पुलिस के लिए। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर है, आधा दर्जन आरोपी पुलिस ने धर दबोचे हैं। 1 लाख रुपए नकद भी पुलिस ने बरामद किए हैं। शादी के 10 साल बाद बच्चा ना होने की वजह से बच्चा चोरी कर इस बच्चे का सौदा किया जाना था, जो कि अब पुलिस ने इस केस के चलते बड़ी सफलता हासिल की और पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। 10 और 11 तारीख की रात को वादी जहीर अंसारी द्वारा पुलिस को एक सूचना दी गई थी कि उनका जो ज्योतिबा फुले नगर से यहाँ आए थे, इनका एक बच्चा जो 3 वर्ष का था और 3 माह का था, काफ़ी छोटा ये बच्चा था, और वो चोरी होने की एक सूचना पुलिस के संज्ञान में आई थी। क्योंकि कलियर क्षेत्र में इस प्रकार के घटनाक्रम कई बार हुए हैं पुलिस के, क्योंकि संज्ञान में ये बात रही है, इसलिए मामले की गंभीरता को और संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए मुकदमा अपराध संख्या 271/2025 पुलिस के द्वारा 137(2) BNS में तत्काल इसको किया गया। इसके साथ ही विभिन्न टीमों का गठन इसमें बच्चे की बरामदगी के लिए किया गया और 72 घंटे की मेहनत के बाद बच्चे को सकुशल छुड़ाया गया और 6 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। 6 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भी भेजा जाएगा और इसकी जो पूरी चेन है उसका पुलिस के द्वारा पटाक्षेप किया गया है और इन सभी अभियुक्तों को गंभीर से गंभीर धाराओं में सजा दिलाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। में 2 महिलाएं मुख्यतः शामिल थी जिनके द्वारा बच्चा चोरी किया गया था और उनके साथ एक व्यक्ति जो एक गाड़ी में आया था और उस पूरे घटनाक्रम को यहाँ से बच्चे को चोरी करके मेरठ ले जाया गया था और वहाँ पर विभिन्न माध्यमों से विभिन्न स्टेप्स में वो आगे बेचा गया था। अंततः एक व्यवसायी को ये बच्चा बेचा गया था और उसको टोटल 6 लोग इसमें इन्वॉल्व थे और उसमें पैसों का जो ट्रांजैक्शन था उसको भी पुलिस के द्वारा पूरा ट्रेस आउट किया गया है। 1 लाख रुपए इसमें बरामद भी हुआ है और बाकी जो पैसा है वो पुलिस के द्वारा शीघ्र ही उसका फ्रीज अभियुक्तों को इसमें पकड़ा गया। टोटल 5 लाख की इसमें डीलिंग थी। 5 लाख में उसके द्वारा बच्चे को खरीदा गया था और उसमें जो विभिन्न जो चरण हैं उसमें अलग अलग लोगों को पैसा दिया जाना था। पैसा उसमें जो विभिन्न चरणों में बटा गया था वो पुलिस के द्वारा उसको भी वर्कआउट कर लिया गया है। उसमें 1 लाख रुपया पुलिस के द्वारा भी बरामद किया गया। बाकी या बैंक्स में है या उनके द्वारा कोई चीज़ खरीदी गई है उनके भी शीघ्र अटैचमेंट की कार्रवाई की जाए। इसका ये जो व्यवसायी है इसका क्योंकि पिछले 10 वर्ष से कोई इसका बच्चा नहीं हुआ था उसको लेके ये काफ़ी ज़्यादा विभिन्न माध्यमों से बच्चे को प्राप्त करने की चाह इसके अंदर थी। उसी को देखते हुए इसके द्वारा इस प्रकार से इन लोगों के संपर्क। और वही आपको बता दें कि नैनीताल में रामगढ़ से हिमालय के दिलकश नजारों का मनमोहक दृश्य दिखाई दे रहा है। बता दें कि भारी बारिश और भूस्खलन के बाद कुछ समय के लिए मंद पड़ा पर्यटन अब बेहतरीन मौसम के चलते एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। अगर बर्फ से ढकी पर्वत चोटियों को देखना आपका शौक है तो नैनीताल जिले के रामगढ़ चले आइए। यहाँ से हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियाँ बिल्कुल साफ नजर आ रही हैं। इन मनमोहक नजारों का एहसास सैलानियों को रोमांचित कर रहा है। मैं यहाँ घूमने के लिए आया था। मैं काठगोदाम से वहाँ से स्कूटी लेके सीधा यहीं आया हूँ। मैंने देखा रास्ते में अभी और कल ही आया था मैं हिमालय देखा मैंने, बहुत क्लियर व्यू है और मैं कई बार यहाँ से निकला भी मुक्तेश्वर भी गया हूँ, कभी दिखा नहीं, लेकिन इस बार शायद इसलिए शायद बारिश बहुत ज्यादा हुई है तो इस वजह से बहुत क्लियर दिख रहा है और अच्छा लग रहा है बहुत। यहाँ पे कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, यहीं बैठे रहो बस और देखते रहो।
हिमालय को देखते रहो बस, और कुछ नहीं। अभी हम रामगढ़ क्षेत्र में हैं और हमें एकदम क्लियर हिमालय दिख रहा है। बहुत ही सुंदर है, एकदम प्रकृति के पास में हम हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। टूरिस्ट गाइड बताते हैं कि इलाके में इस साल अक्टूबर के महीने में ही बना बेहद सुहावना और साफ मौसम सैलानियों को अपनी ओर खींच रहा है। ये जो जगह है रामगढ़ गागर है, यहाँ पर बर्फ भी अच्छी पड़ती है, यहाँ पर 3 फुट बर्फ गिरती है। और ये सामने हिमालय है, हिमालय में जो चोटियां हैं ये त्रिशूल पर्वत है, नंदा देवी है, नंदा गुमती है, चौखंबा है, पंचाचूली है, और ये चीजें यहाँ पर है। इस टाइम यह है कि अक्टूबर के महीने में बहुत अच्छा दिखता है। ये कुछ टाइम से दिख नहीं रहा था, आज ये बहुत अच्छा दिख रहा है। बहुत ज्यादा भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं के कारण हुए विनाशकारी भूस्खलन के बाद पर्यटन में गिरावट आई थी। हालांकि बेहतरीन मौसम और साफ आसमान इलाके के लोगों की उम्मीदें बढ़ा रहा है। वे आस लगाए हैं कि सर्दी शुरू होते ही नैनीताल एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार दिखेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुक रहे एक ब्रेक के लिए।